वालिदैन को कम अज़ कम अपने बेटियों को इतना मजबूत ज़रूर बनाना चाहिए कि वो ज़माने के आवारा मर्दों की बात में आकर अपनी ज़िंदगियाँ तबाह ना करें। इस बात का एहसास मुझे बहुत ही देर से हुआ और उसी दिन से मैंने वादा किया कि अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छे तरीके से करूँगी। उसे इस काबिल बनाऊंगी कि वो ज़माने के हालात से लड़ सके और किसी के सामने भी न झुके। ये सबक मुझे अपनी ज़िंदगी के सबसे भयानक दौर से मिला। वो दौर जो बाकी लड़कियों के लिए तो बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन मेरे लिए वो किसी डरावने ख्वाब से कम ना था। मैं हर रोज़ ये सोचकर गुजार देती थी कि अगला दिन इससे अच्छा होगा, लेकिन ये करते करते मेरी आधी ज़िंदगी गुजर गई और जब मेरी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आया तब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। सिर्फ चंद सांसें ही थी जिनके सहारे मैं जी रही थी। मैं बहुत पढ़ने वाली बच्ची थी, हमेशा हर क्लास में फर्स्ट आती थी। यही वजह थी कि अब्बा को भी मुझे पढ़ाने का शौक चढ़ा और उन्होंने जोश में आकर मेरा दाखिला यूनिवर्सिटी में करवा दिया। चूँकि मेरा एफएससी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, इसी वजह से मुझे बहुत ही आसानी से दाखिला मिल गया। मेरी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं थी, जिससे अब्बा को काफ़ी सहूलत हो गई। मेरा अब्बा बहुत खुश था। वो पूरे ख़ानदान में ये कहता फिर रहा था, देखना एक दिन मेरी बेटी कुछ बनकर दिखाएगी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी बेटी से ऐसी गलती सरजद होने जा रही है जो ना सिर्फ उनका बल्कि आने वाली नस्लों का सर झुका कर रख देगी। लिहाजा जोश में आकर मैंने भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, लेकिन जब मैं वहाँ पर गई और वहाँ का माहौल देखा तो मुझे वो बहुत ही अजीब लगा। मैं चूँकि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और मेरे घर में काफ़ी पर्दे वाला माहौल था, लेकिन यहाँ पर आकर तो सब कुछ ही उल्टा लग रहा था। पर्दे के नाम पर लड़कियों ने मगरबी लिबास पहना हुआ था और लड़कों के बाजुओं में बाजू डालकर यूं घूम रही थीं जैसे वो एक दूसरे के निकाह में हो। पहले तो मैं यही समझती रही कि शायद इन लोगों के आपस में निकाह हो चुके हैं, लेकिन जब मुझे अपनी एक क्लास फेलो से मालूम हुआ कि ये लोग निकाह में नहीं हैं बल्कि ये लोग तो हराम ताल्लुक में हैं, तब मुझे बहुत अफसोस हुआ और उनकी ज़हनियत पर रोना भी आया, जो तबाही के दहाने की तरफ जा रहे थे। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देना था। मैं इस काम को बखूबी सर अंजाम देने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस माहौल का मुझ पर भी असर होने लगा। मैं पहले एक बड़ी सी चादर ओढ़कर यूनिवर्सिटी जाती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि लोग मुझे देखकर बातें बनाते हैं और मुझे देखकर हंसते हैं, तब ये बात मेरे दिल को लगने लगी। मैं सोचने लगी कि क्या ज़रूरत है मुझे यहाँ पर इतनी बड़ी चादर लेकर आने की। अभी ये सारी लड़कियाँ यूँ खुलेआम घूम सकती हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं घूम सकती। मैं पहले जिन लड़कियों को बुरा भला कहती थी, अब अपना मुकाबला उनसे करके उन्हें अच्छा समझने लगी थी। यहीं से मेरी तबाही की शुरुआत हो गई थी। एक दिन अब्बा मुझे यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर छोड़कर गए तो मैं यूनिवर्सिटी के बैरूनी हिस्से में बने हुए वॉशरूम की तरफ चली गई, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारी लड़कियाँ मौजूद थीं। उनमें से ज़्यादातर लड़कियाँ मेरी तरह ही की थीं, जो घर से चादर या अबाया ओढ़कर आती थीं, लेकिन यूनिवर्सिटी जाने से पहले ये सब कुछ उतार देती थीं। उनको देखकर मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई, लेकिन फिर मैंने इस शर्मिंदगी को जल्दी से ख़त्म किया और अपनी चादर उतार कर एक हल्का सा दुपट्टा ले लिया। मैंने अपना अक्स शीशे में देखा तो बेख्तियार माशाल्लाह कह उठी, क्योंकि जो जोड़ा मैंने पहना हुआ था ये मेरी सास कल ही मेरे लिए लाई थी। ये बिना शुबह बहुत ही खूबसूरत था और मुझ पर बहुत ज़्यादा जच रहा था। जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई तो सारे लड़के मेरी तरफ हैरत से देखने लगे। कुछ वाव के नारे लगा रहे थे और कुछ माशाल्लाह कह रहे थे। ये सब देखकर मुझे अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। मैंने फैसला किया कि अब तो हर रोज़ ही इसी तरह के लिबास में आया करूँगी। मैं समझ रही थी कि शायद इस तरह के लिबास में लड़कियों की इज्जत होती है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ऐसी लड़कियों की इज्जत कोई भी नहीं करता। लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हें देखने का सामान समझते हैं और अपनी आंखों को ठंडक बख्शकर आगे निकल जाते हैं। उसी दिन मेरा सामना एक लड़के के साथ हुआ। वो बहुत ही अमीर लड़का था और काफ़ी खूबसूरत भी था। मुझे देखकर वो मेरे पास आया और आते साथ ही मुझे कॉफ़ी की ऑफ़र करने लगा। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। फिर उसने मुझे अपना कार्ड दिया और मुझे कहने लगा कि रात के वक्त मैं तुमसे इस नंबर पर रब्ता करूंगा। मैंने खामोशी से वो कार्ड ले लिया। हालांकि मुझे चाहिए था कि मैं उस लड़के का मुंह तोड़ दूं, लेकिन यहाँ पर भी मैं बाकी लड़कियों की तरह फिसल गई थी और खूबसूरत लड़का देखकर खुद को कोई शहजादी समझने लगी थी। यही वजह थी मैंने खामोशी से उसका कार्ड ले लिया। रात के वक्त मुझे उसकी कॉल आई। मैं घर वालों से छुपकर छत पर गई।
ये दूसरा कदम था जो मैंने बर्बादी की तरफ बढ़ाया था। रात के वक्त एक अनजान लड़के का अनजान लड़की के साथ रब्ता करना, वो भी उस वक्त जब सारे लोग आराम कर रही हों, बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं समझी जाती थी। और अगर मेरे घर वालों को इस बारे में पता चलता तो वो मेरी टांगें तोड़ देते और मुझे हमेशा हमेशा के लिए घर बिठा देते। मुझे इन सब बातों के बारे में अच्छी तरह से मालूम था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपने लिए ये रास्ता चुन लिया था। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे उस लड़की की आदत होती जा रही थी। उसका नाम अली खान था और वो अपने इलाके का एक बहुत बड़ा जमींदार था। वो बहुत ही अमीर शख्स था। उसने मुझसे शादी का वादा भी किया हुआ था और कहा था कि मैं बहुत जल्द उन्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। लिहाजा मैं उसी के वादे के सहारे जी रही थी। मैं ये बात बुला चुकी थी कि मेरी मंगनी अपने खाला के बेटे के साथ हो चुकी है और 1 महीने के बाद मेरी शादी होने जा रही है। मैं अभी ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से ये मंगनी तोड़ दूँ। इस सिलसिले में जब मैंने अम्मी से बात की तो अम्मी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा और मुझे डांटते हुए कहने लगी, सिर्फ यही वजह थी कि मैं तुझे यूनिवर्सिटी नहीं भेज रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि यूनिवर्सिटी जाकर तेरा दिमाग ऊंचा हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं तुम्हें अच्छी तरह से बता दूँ, तेरी शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी खाला के बेटे के साथ ही होगी। अम्मी की बात सुनकर मैंने तेजी से इनकार कर दिया और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, आप जो मर्जी कह दें, लेकिन मैं कभी भी एक गरीब आदमी से शादी नहीं करूंगी। वो अपने घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकता, मेरे अखराजात कैसे पूरे करेगा। ये कहकर मैं तेजी से कमरे से निकल गई, जबकि अम्मी मुझे आवाज़ें देती रह गई। उस वक्त मुझे अम्मी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बल्कि सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे खुद पर आ रहा था। आखिर क्या ज़रूरत थी मुझे उस वक्त मंगनी की हामी भरने की। अगर मैंने उस वक्त ये हामी ना भरी होती तो आज मुझे इस तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़ता। अब मैं छोटी छोटी बात पर नखरे करने लगी थी, चाहे वो खाने का मामला होता या फिर कपड़ों का मामला होता। मैं हमेशा ही कहती कि मैंने मामूली से कपड़े नहीं पहनने, बल्कि मुझे महंगे कपड़े पहनने हैं। अम्मी को मेरे बदलते हुए तेवर देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए उन्होंने जल्दी से खाला को निकाह करने का कह दिया। अगले ही हफ्ते खाला मेरा निकाह करने के लिए आ रही थी। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने पूरा घर सर पर उठा लिया और सख्ती से कह दिया कि अगर किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं जहर खा लूँगी। इस मामले में मैं अपने बाप से भी बदतमीज़ी कर चुकी थी। मैं ये बात भूल चुकी थी कि मेरे बाप ने मुझ पर अपनी सारी ज़िंदगी लुटा दी है। उसने मेरी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए 2-2 वक्त भी काम किया है। लेकिन अब जब उसकी ख्वाहिश पूरे करने की बारी आ रही थी तब मैं खुदगर्ज बन गई थी। और शायद यही वजह थी कि अपनी मर्ज़ी पूरी करने पर मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली थी। मेरे निकाह में सिर्फ 3 दिन रह गए थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस दौरान अम्मी ने मुझसे मेरा मोबाइल भी ले लिया था। मेरा किसी से भी कोई राब्ता नहीं था। अली खान से बात करने के लिए मैं तरस गई थी। मैं बस चाहती थी कि किसी तरह से उसको ये पैगाम पहुंचाऊं, क्योंकि मैं जानती थी जब अली खान को इस बारे में पता चलेगा तो वो मुझे ज़रूर बचाएगा। अगले दिन मैंने अम्मी से कहा कि मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई ज़िद भी नहीं करूँगी, लेकिन मुझे सिर्फ एक बार यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त दे दें। वहाँ पर मैंने कुछ ज़रूरी कागजात जमा करवाने हैं। अगर मैंने वो कागजात जमा ना करवाए तो मेरे ये सारे साल ज़ाया हो जाएंगे। लिहाजा मैंने अम्मी को इमोशनल ब्लैकमेल किया। अम्मी मेरी बात मानने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने मुझे भाई के हमरा यूनिवर्सिटी भेज दिया। जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जा रही थी तब भाई ने मेरा बाजू पकड़ा और मान से कहने लगा कि मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। मुझे पता है कि तुम कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी जिससे मेरी या अब्बा जान की इज्जत में कोई फ़र्क आए। मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ कि अगर तुम्हारे दिल में किसी भी किस्म का गलत ख्याल आए तो ये सोच लेना कि तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई की इज्जत का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही है। तुम ही हो जो हमें ज़लील और रुस्वा होने से बचा सकती हो। भाई ये कहकर खामोश हो गया, जबकि मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कि अभी घर पलट जाऊं, लेकिन फिर हराम मोहब्बत उन सब रिश्तों पर हावी होने लगी। मैंने भाई से उस वक्त वादा तो कर लिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन जब मैंने जाकर अली खान को देखा तो मैं वो तमाम वादे भूल गई। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये याद था कि मैं इस इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं इस इंसान के बगैर नहीं रह सकती। अली खान के पास जाकर मैं रो पड़ी और उसे इस मामले के बारे में बता दिया। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गया और कहने लगा, तुम फिक्र ही मत करो,
इस सब को अब मैं देख लेता हूँ। तुम बस यूनिवर्सिटी के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाओ। पीछे ही मेरी गाड़ी खड़ी है, ये लो चाबी। तुम गाड़ी में जाकर बैठो, तब तक मैं आता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं तेजी से यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से से बाहर निकल गई। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने इस फैसले पर डटी हुई थी। मुझे गाड़ी में बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अली खान मुस्कुराता हुआ वहां पर पहुंचा। अब मुझे देखकर कहने लगा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझसे अपनी मोहब्बत निभाओगी। मैं तो ये समझ रहा था कि शायद बाकी औरतों की तरह तुमने भी मुझे धोखा दे दिया है, लेकिन तुमने मुझसे वफा निभाकर मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मैं तुम जैसी औरत की बहुत इज्जत करता हूँ और तुम्हें हमेशा सर आँखों पर बिठा कर रखूँगा। अली खान की बातें सुनकर मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर करने लगी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये बातें करना लड़कों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि वो तो दिन में 1000 बार न जाने कितनी लड़कियों से इस तरह की बातें करते रहते हैं। ये तो उनकी रोज़ की बात है। मैंने अली खान से पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात सुनकर अली पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम्हें मैं अपनी हवेली लेकर जा रहा हूँ। हवेली का नाम सुनकर मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा, क्योंकि मुझे हवेली में रहने का बचपन से ही बहुत शौक था। शहर के जिस घर में मैं रहती थी वो बहुत ही छोटा था, वहाँ पर मेरा दम घुटता था। मैं अक्सर ही अम्मा को कहा करती थी कि देखना, मैं एक दिन बहुत बड़े घर में जाऊंगी, फिर कभी भी यहाँ पलट कर नहीं आऊंगी। वाकई मैं एक बहुत बड़ी हवेली में ही जा रही थी और मैं वापस पलट कर भी नहीं जा सकती थी। मेरी दोनों बातें सच हो गई थी। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं नहीं चाहती थी मेरी बातें इस तरह से सच साबित हों, बल्कि मैं तो चाहती थी कि इज्जत के साथ मेरे घर वाले मुझे रुखसत करें। खैर, जो होना था वो तो हो गया था। मैंने तमाम बातों को जहन से निकालने की कोशिश की और अपनी तवज्जो आगे वाली ज़िंदगी की तरफ मबजूल करने लगी, जिसमें मेरे साथ ऐसे ऐसे वाक़यात पेश होने जा रहे थे कि मैं बयान नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बहुत ही बड़ी हवेली के सामने जाकर रुकी। वो जितनी बाहर से खूबसूरत नजर आती थी, उतनी ही अंदर से खूबसूरत थी। मैं मुंह खोले चंद लम्हे तो उस हवेली को देखती रही। अली खान मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो मुझसे कहने लगा कि हवेली को इस तरह से मत देखो, अब ये तुम्हारी ही है। अब तुम्हें यहाँ पर रहना है और उसको बसाना है। अली खान की बात सुनकर मैं भी मुस्कुराने लगी और उसके साथ ही हवेली के अंदर दाखिल हो गई। मैंने देखा कि हवेली में बहुत सारी औरतें काम कर रही थीं, लेकिन उनकी हालत काफ़ी अजीब थी। यूँ लग रहा था जैसे वो मुल्तान हो। मैंने अली खान से कहा कि इस तरह की औरतों को काम पर रखने की क्या ज़रूरत है? ये अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल रही हैं, घर का काम कैसे संभालेंगी? मेरी बात सुनकर अली मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मेरी प्यारी बीवी, ऐसा करना पड़ता है क्योंकि ये सारी औरतें ही गरीब हैं और उन्हें काम की ज़रूरत है, लेकिन इनकी इस हालत की वजह से कोई भी इन्हें काम पर नहीं रखता। तुम्हें तो पता है कि मैं बहुत ही नरम दिल का मालिक हूँ। जब कोई मेरे पास मदद के लिए आता है तो मुझसे इनकार नहीं किया जाता और मैं उसे काम पर रख लेता हूँ। अली की बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी और कहने लगी, वाकई तुम ठीक कह रही हो। तुमसे ज़्यादा नरम दिल इंसान तो कोई है ही नहीं। ये कहकर मैं खामोश हो गई। उस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि मुझे अपने ये अल्फाज कितने भारी पड़ेंगे। 2 दिन यूं ही गुजर गए। एक दिन मैं सहन में बैठी हुई थी जब अचानक ही एक नौकरानी मेरे पास आई। वो मेरे कदमों में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसको यूं रोता देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? मेरी बात सुनकर वो तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाने लगी और मुझे कहने लगी, बीबी जी यहाँ से चली जाओ। बीबी जी यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ ये जालिम शख्स बहुत बुरा सलूक करेगा। ये तुम्हें भी हम। इससे पहले कि वो मजीद कोई लफ्ज़ कहती, अचानक ही अली वहाँ पर आ गया। नौकरानी को मेरे कदमों में बैठा देखकर वो हैरान हो गया। फिर वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, उसे बाजुओं से उठाते हुए कहने लगा, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि यहाँ पर ना आया करो और ना ही इस तरह की हरकतें किया करो, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी कही हुई बात समझ में नहीं आती। इसके साथ ही उसने गार्ड को आवाज़ दी और उसे कहने लगा कि इस औरत को धक्के देकर इस घर से निकाल दो। अब अगर ये दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश करे तो इसे दाखिल मत होने देना। वो औरत अली खान की मिन्नतें कर रही थी और उसे कह रही थी कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे इस घर से मत निकालो। मेरा इस घर के अलावा और कोई भी नहीं है, मैं कहाँ पर जाऊँगी? लेकिन अली खान उसकी एक बात भी नहीं सुन रहा था। जब तक वो औरत घर से बाहर नहीं निकली, तब तक अली खान उसको गुस्से से देखता रहा।
जैसे ही वो हवेली से बाहर निकल गई, अली खान मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और मुझे देखकर अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराने लगा। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैंने निकाह की तैयारी कर ली है। आज शाम को हम दोनों का निकाह होने जा रहा है और फिर अगले ही दिन हम दोनों का वलीमा होगा। तुम्हारे लिए मैंने कपड़े वगैरह बनवा लिए हैं और नौकरानी को दे दिए हैं। तुम जाकर कमरे में वो कपड़े देख लो। अगर तुम्हें कोई जोड़ा पसंद नहीं आता तब भी मुझे बता देना, मैं वो तब्दील करवा दूंगा। अली खान की बातें सुनकर मैं खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई और अपनी किस्मत पर रश करने लगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इन मामूली से जोड़ों के बदले में मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर इस कीमत के बारे में मुझे अभी से मालूम हो जाता तो मैं यहाँ से भाग जाना पसंद करती, लेकिन कभी भी अली खान से निकाह करना पसंद नहीं करती। मेरे लालच ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा था। ना तो मैं दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल रही थी और ना ही अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल रही थी। जिस दिन मुझे हकीकत के बारे में पता चला था, उस दिन मैंने दुआ की थी कि अल्लाह ताला अली खान जैसे मर्दों को इतनी भयानक सजा दे कि दुनिया उनसे इबरत हासिल करे। शाम का वक्त था। हम दोनों का निकाह बहुत ही धूमधाम से हुआ, लेकिन हैरत की बात यह थी कि अली ने मेरे चेहरे पर घूंघट डाला हुआ था। किसी को भी मुझे देखने की इजाज़त नहीं थी। अली खान के दोस्त और उनकी बीवियां जिद कर रहे थे कि हमें भी भाभी को देखना है, लेकिन अली खान ने साफ इनकार कर दिया था कि मैं अपनी बीवी को पर्दा करवाता हूँ और मैं किसी को भी इजाज़त नहीं दे सकता कि वो मेरी बीवी को देखें। अली खान की बात सुनकर उसके दोस्तों की बीवियां कहने लगी, अरे हम लोगों से कैसा पर्दा, हम तो औरतें हैं, हमें तो देखने दे। उनकी बात सुनकर अली खान मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन ठीक वक्त आने पर। अभी वो ठीक वक्त नहीं आया, लिहाजा वो तमाम लोग मायूस हो गए। दोबारा उन्होंने कोई जिद नहीं की। अगले दिन हम दोनों का वलीमा था। वह बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वलीमे की तैयारियां सुबह से ही जारी थीं। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इतनी तो मैं सजी सवरी नहीं थी जितनी ये हवेली सजी हुई थी। मैं किचन में जा रही थी जब वो औरत मुझे दोबारा से दिखाई दी जो उस दिन भी मेरे कदमों में आकर बैठ गई थी और मुझे कहने लगी थी कि कुछ भी करके यहाँ से निकल जाए। आज उसने सिर्फ नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि मैंने उससे नज़रें चुरा लीं। मैं जब तक वहाँ पर बैठी रही मुझे अपने चेहरे पर उसकी नज़रों की तपिश का एहसास होता रहा। मैं जब भी नज़र उठाकर देखती वो फ़ौरन ही अपना चेहरा मोड़ लेती थी। देर में उठकर अपने कमरे में आ गई। शाम के वक्त हम लोगों का वलीमा बहुत ही धूमधाम से हुआ। शहर के बड़े बड़े लोगों को भी इस वलीमे पर दावत दी गई थी। गांव का कोई भी चौधरी, कोई भी मलिक ऐसा नहीं था जो इस वलीमे में हाजिर नहीं था। लेकिन वो सब लोग एक ही जिद कर रहे थे कि हमें दुल्हन दिखाओ। चौधरी ने किसी मर्द को दुल्हन नहीं दिखाई, लेकिन उसने गांव की औरतों को मेरा चेहरा देखने की इजाज़त दे दी। सब औरतें मुझे देखकर वाह वाह करने लगी और कहने लगी कि बिलाशुबा तुम आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही हो। हमने तुमसे हसीन लड़की आज तक नहीं देखी। अपनी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें सुनकर मुझे लग रहा था जैसे दुनिया की हसीन लड़की सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। शाम बहुत ही अच्छी गुजरी। रात के वक्त मैं अपने कमरे में बैठी अली खान का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी देर गुजर चुकी थी लेकिन वो अभी तक कमरे में नहीं आया था। मैंने घड़ी की तरफ देखा जहाँ पर रात के 12 बज रहे थे। अचानक दरवाज़ा खुला और अली लड़खड़ाता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। अली की हालत देखकर मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन मेरा ये एहसास जल्द ही ख़त्म हो गया। दरअसल अली के पाँव में कोई चीज़ लगी थी जिसकी वजह से वो लड़खड़ा रहा था, वरना मैं तो डर गई थी ये सोचकर कि शायद अली शराबी है। अली मेरे पास आया और मेरा बाजू पकड़कर उठाने लगा। मैंने उससे पूछा कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। उसने होंठों पर उंगली रखी और मुझे खामोश रहने का इशारा किया। उस वक्त उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो बहुत ही अजीबोगरीब लग रहा था। मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे घोड़ों के अस्तबल में ले गया। मुझे अंधेरे से बचपन से ही बहुत डर लगता था। वहाँ पर चारों तरफ गहरा अंधेरा था। मैंने खौफ से अली खान का बाजू पकड़ लिया, लेकिन अली खान ने ज़बरदस्ती मुझसे अपना बाजू छुड़वाया और मुझे इंतहाई सख्त लहजे में कहने लगा, मेरा हाथ छोड़ो और जल्दी से अंदर दफा हो। अली खान का ये लहजा देखकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी, रोना भी आ रहा था। अभी शाम तक तो मुझसे इतना अच्छा सलूक कर रहा था, लेकिन अब न जाने उसे क्या हो गया था। मैंने अली खान से कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, लेकिन अब की बार उसने मुझे धिक्का दिया,
जिसकी वजह से मेरा सर ज़मीन से जाकर लगा और मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले आखिरी बात जो मेरे कानों ने सुनी थी वो ये थी, अब तुम्हें इस लड़की को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लड़की पहले से ही बेहोश हो चुकी है। तुम बस जल्दी से अपना काम ख़त्म करो, सुबह मैं उसे यहाँ से ले जाऊँगा। यकीनन ये अली खान ने किसी से कहा था। सुबह जब मुझे होश आया था तब मेरा सर बहुत बुरी तरह से चकरा रहा था। मैंने देखा कि उस वक्त मैं गंदगी में पड़ी हुई थी। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन दोबारा से ज़मीन पर गिर गई। एक अजीब सी बेचैनी थी जो मेरे पूरे जिस्म में फैली हुई थी। मैं मज़ीद यहाँ पर रहना गवारा नहीं कर सकती थी, लिहाजा मैं दोबारा से उठी और लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। न जाने क्यों मुझे अपना आप बहुत भारी भारी महसूस हो रहा था। अभी मैं अस्तबल से बाहर निकली ही थी जब मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। अरे ये देखो, ये तो ज़मींदार की बीवी है। अरे इसकी हालत तो देखो। थू थू, मैं तो इसको बहुत ही अच्छी लड़की समझती थी, लेकिन ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा बदकार निकली। मुझे उसकी सारी बातें सुनाई दे रही थीं, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे कुछ भी कह सकूं या उससे कुछ भी पूछ सकूं। मैं लड़खड़ाती लड़खड़ाती हवेली के अंदर दाखिल हो गई और फिर हवेली के अंदर जाकर मैं दोबारा से बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तब शाम का वक्त हो चुका था। करीब ही नौकरानी बैठी हुई थी। उसने मेरे सर पर पानी की पट्टियाँ रखी हुई थीं। ये वही नौकरानी थी जिसे अली खान ने उस हवेली से बाहर निकालने की कोशिश की थी। यकीनन वो दोबारा से हवेली में जगह बनाने में कामयाब हो गई थी। होश में आते ही मैंने उससे पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरी बात सुनकर वो नज़रें चुराने लगी। उसने इस बात का जवाब न दिया। मैंने अपने जहन पर जोर डालने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद अली दोबारा से कमरे में आ गया और नौकरानी को बाहर जाने का बोल दिया। वो दोबारा मेरे सिरहाने बैठ गया और मेरे बालों में प्यार से उंगलियां फेरने लगा। रात के वक्त के उसके रवैये और अभी का उसके रवैये, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैं उससे नाराज़ थी, उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसका ये रवैया देखकर मैं दोबारा से पिघल गई, क्योंकि अब मेरा उसके अलावा और कोई भी नहीं था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आज रात भी वो मेरे साथ वैसा ही सलूक करेगा जैसा उसने गुज़िश्ता रात किया था। मैंने उससे सवाल किया कि कल रात तुम मुझे अस्तबल क्यों लेकर गए थे। ये सवाल सुनकर उसके हाथ यकदम ही रुक गए थे। उसके चेहरे पर गुस्सा छाने लगा था। उसने मेरा मुंह अपने हाथों में दबोचा और उसे दबाते हुए कहने लगा कि आज के बाद अगर तुमने मुझसे ये सवाल करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें कोई भी हक नहीं है मुझसे कोई बात पूछने का। अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ या नहीं, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। अब तुम्हारे साथ जो भी करना है वो मैंने अपनी मर्जी से करना है। मैं उसे कहना चाहती थी कि मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, मैं भी तुम पर उतना ही हक रखती हूँ जितना हक तुम मुझ पर रखते हो। लेकिन मैं कुछ भी न बोल सकी क्योंकि अली खान की आंखें दोबारा से लाल हो गई थीं। मुझे लग रहा था कि अगर अब मैंने दोबारा उससे इस बारे में बात की तो वो मुझे पीटना शुरू कर देगा, जबकि मुझे अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा अजीज़ थी। काफ़ी देर तक तो मैं यूं ही लेटी रही। मेरे जिस्म में बहुत अजीबोगरीब तब्दीलियाँ हो रही थीं। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रात का वक्त था, 10 बज रहे थे जब अचानक ही दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से खुला और अली दोबारा से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो मेरे सर पर पहुंचा और मेरे बालों को ज़ोर से पकड़ते हुए कहने लगा, तुम्हें किसने कहा था सुबह सुबह वहाँ से निकलने के लिए। मैंने उसे कहा कि मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, और वहाँ पर गंदगी भी बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से मैं वहाँ से निकल गई। मेरी बात सुनकर उसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया और कहने लगा, तुम्हारी वजह से पूरे ख़ानदान में मेरी बेइज्जती हो गई है। हर कोई मुझ पर थू थू कर रहा है, तो तुम्हें ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए था। बेसाख्ता मैंने ये कहा। मेरी बात सुनकर अली ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा और मुझे कहने लगा, बदकिरदार औरत, अपनी ज़बान बंद करो। अब अगर तुमने मज़ीद एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये लफ्ज़ मैं दूसरी बार सुन रही थी। सुबह मैंने ये एक औरत से सुना था और अभी मैं ये अपने शौहर से सुन रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस बिना पर मुझे बदकिरदार कह रहे हैं। जब नौकरानी कमरे में आई तब मैंने उससे पूछा कि सुबह ऐसा क्या हुआ था कि वो औरत मुझे बदकिरदार कह रही थी और अभी मेरा शौहर भी मुझे बदकिरदार कह रहा है। वो नौकरानी कुछ भी नहीं बोली और मेरे बाल सवारते हुए कहने लगी, बहुत जल्द आपको इस बारे में पता चल जाएगा। अब तो मामूल ही बन गया था। अली खान हर रोज़ रात को मुझे उस अस्तबल पर छोड़ा था और फिर वहाँ पर मुझे कोई शख्स बेहोश कर देता था।
बाद में मेरे साथ क्या होता था मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन सुबह जब मैं सोकर उठती थी तब मेरे जिस्म में अजीबोगरीब तब्दीलियाँ रूनमा होना शुरू हो जाती थी। मैं अब इससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी क्योंकि मेरा जिस्म बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था। मेरा ज़हन भी कमज़ोर होता जा रहा था। मैं छोटी छोटी बातें भूलने लगी थी। मैं जो सोच रही थी कि यहाँ पर आकर मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाएगी, मुझे अपनी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ मिल जाएंगी, मैं एक ज़मींदार की बीवी होंगी और मेरी तमाम ख्वाहिशात भी पूरी होंगी। ये सब सिर्फ़ और सिर्फ मेरा वहम साबित हुआ। अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के चक्कर में मैंने अपने आप को एक बहुत ही अजीबोगरीब जाल में फंसा लिया था, जिसके बारे में मुझे अंदाज़ा भी नहीं था और जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि क्यों लोग अपनी बेटियों को ज़्यादा दूर नहीं भेजते और क्यों लोग शादी करने से पहले लड़के के बारे में अच्छी तरह से पता लगवाते हैं। लेकिन मैंने तो अपने वालिदैन को इस बारे में पता लगाने का मौका ही नहीं दिया था। इसी वजह से मैं उनसे किसी भी किस्म की शिकायत नहीं कर सकती थी। आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब सिर्फ़ और सिर्फ मेरी अपनी गलती की वजह से हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। मेरी आंखें डूबती जा रही थीं, जबकि मेरे जिस्म से हड्डियाँ बाहर निकलने लगी थीं। अब मैंने फैसला किया था कि ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। चंद दिनों बाद हमारी हवेली में एक नई नौकरानी आई। मेरे शौहर ने इस नौकरानी को मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा। अब वो नौकरानी हर रोज़ मुझे अस्तबल में लेकर जाती थी, लेकिन एक रात मैंने अपनी जगह पर उसे अस्तबल के अंदर भेज दिया। थोड़ी देर तक मैं बाहर खड़ी रही। इसके बाद मैंने अंदर जाने का फ़ैसला किया। जैसे ही मैंने टॉर्च चलाई और उस जगह पर मारी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। करीब ही एक कमरे से रोशनी निकल रही थी। जब मैंने देखा तो सामने का मंजर देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। वहाँ पर एक शख्स खड़ा था जिसने डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उसने अपने हाथ में मुख्तलिफ किस्म के टीके उठा रखे थे, जबकि वो करीब खड़े शख्स को बोल रहा था कि आज मैं इस पर यह वाला तजर्बा करूँगा। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा शौहर मुख्तलिफ औरतों को इस जगह पर लाता था, जहाँ पर ये लोग उन पर अजीब किस्म के तजर्बे करते थे। टॉर्च वहाँ मारने की वजह से उन्हें अंदाज़ा हो गया और वो अपने आदमी को चिल्लाकर कहने लगा कि जाकर देखो वहाँ पर कौन है। मैं जल्दी से वहाँ से भाग कर निकली। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बाहर वही नौकरानी खड़ी है। मैंने उसे भी अपने साथ लिया और लेकर भागने लगी। हम लोग काफ़ी देर तक भागते रहे और जब थक कर रुके तो उस वक्त हम मेन सड़क पर पहुँच चुके थे। मैं उस नौकरानी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल आई। रास्ते में मुझे उस नौकरानी से मालूम हुआ कि मेरा शौहर एक नफ्सियाती मरीज़ था और उसे औरतों से शुरू से ही बहुत नफ़रत थी। इसकी वजह ये थी कि बचपन में उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए वो मुख्तलिफ औरतों से शादी करता था और फिर उन्हें अपने अस्तबल में ले जाकर उन पर मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात करवाता था। इससे औरतों को इतनी तकलीफ़ होती थी कि बाज़ औक़ात तो औरतें मर जाती थीं, लेकिन बाज़ औक़ात हमेशा के लिए माज़ूर हो जाती थीं। वो ये सब इसलिए करता था ताकि उसकी ज़िंदगी में आने वाली कोई भी औरत उसे छोड़ कर ना जा सके और हमेशा ही उसकी मोहताज बनकर रहे। नौकरानी की बात सुनकर मेरा दिल लरज़ उठा और मैं सोचने लगी कि खुदा का शुक्र है जो मैं उसके चुंगल से बच गई, वरना अगर मज़ीद थोड़े अरसे तक वो मुझ पर तजर्बात करता रहता तो न जाने मेरा क्या बनता। इसके बाद मैं लौटकर अपने घर गई, लेकिन घर वालों ने मुझे कबूल न किया। इसके बाद मैं एक उम्मीद लेकर अपने दादा के पास चली गई। मुझे यकीन था कि वो मुझे कबूल कर लेंगे। दादा ने मुझे कबूल कर लिया। थोड़े अरसे तक वो मेरा इलाज करवाते रहे। जब मैं थोड़ी सी बेहतर हो गई तब मैंने दादा को सारी हकीकत के बारे में बताया। दादा के एक जानने वाले थे जिनकी बहुत ऊपर तक पहुंच थी, लिहाजा एक दिन वो पुलिस की नफरी लेकर उस इलाके में पहुंच गए और उन्होंने जब अस्तबल पर छापा मारा तब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर किस किस्म की सरगर्मियाँ होती हैं। इस गैर कानूनी डॉक्टर को और फिर मेरे शौहर को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। जिस दिन मुझे उसकी गिरफ्तारी की खबर मिली थी उस दिन मुझे बहुत ही खुशी हुई थी। कुछ ही अरसे बाद मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आई, लेकिन इस दौरान मुझे अपने जिस्म में एक और तब्दीली रोनमा होती महसूस हो रही थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई और अपना चेकअप करवाया तो उसने मुझे बताया कि तुम बच्चे की माँ बनने वाली हो। ये खबर मेरे लिए बहुत ख़तरे की थी। मैं ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं खौफज़दा थी कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर के तजुर्बात की वजह से बच्चे की जिस्मानी हालत पर कोई फ़र्क पड़े। फिर मैंने अल्लाह ताला पर भरोसा करके इस बच्चे को जन्म दे दिया।
میں نے ایک بہت ہی پیاری خوبصورت لڑکی کو جنم دیا تھا۔ جس دن میں نے اسے پہلی بار گود میں اٹھایا تھا، اسی دن میں نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کروں گی، اسے بہت مضبوط عورت بناؤں گی تاکہ یہ کبھی بھی گر نہ سکے۔ اب جب میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں کسی حد تک اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو چکی ہوں۔